मार्गदर्शन करें अनुराग सिंह ठाकुर जी। हम तुम्हारे साथ हैं। जय। आभार रैली में मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के संयोजक, एक्स सर्विसमैन के और जिला परिषद के सदस्य आदरणीय कैप्टन रंजीत जी, मंडल के संयोजक कैप्टन सुरेश जी, मंडल के महामंत्री भाई अनिल श्यामा जी, भाई पवन जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई विक्रम राणा जी, जिला के महामंत्री भाई अभिवीर सिंह लवली जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती बबली जी, जिला परिषद के सदस्य श्री नरेश दर्जी जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अजय शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, प्यारलाल शर्मा जी, विजय बैल जी, उपस्थित पार्टी के सभी मंडल के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई अजय रिंटू जी, मंडल के जुझारू युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई कपिल शर्मा जी, महामंत्री अभिषेक जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष योगेंद्र जी, महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्षा बहन अर्चना जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री अर्जुन राणा जी, महामंत्री किसान मोर्चा के पृथ्वीराज चौहान जी, किसान मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल काकू जी, मीडिया के प्रभारी अंकुश जी, यहाँ पर उपस्थित आदर के योग्य मेरे सभी रिटायर्ड पूर्व सैनिक अधिकारी, उपस्थित सभी मातृशक्ति, आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से उन सभी सैनिक भाइयों का, उन सभी परिवारों का जिन्होंने वर्षों वर्षों तक देश की सेवा के लिए अपना कीमती समय दिया है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी तक दी है, मैं इन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं। आभार रैली तो है, लेकिन जितना बड़ा जनसमूह यहां पर हुआ है, मैं देख रहा हूं दीवार के अंत तक, वहां तक भी बैठने की जगह नहीं, जहां तक हम सबकी नजर भी उस कोने तक नहीं जा रही, जहां से ना वो मंच को देख पा रहे, ना मैं इस कोने से शायद उस कोने तक देख पा रहा हूं, वहां तक भी पांव रखने तक की जगह नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है, ये इतने बड़े समूह से देखने को पता चलता है। हमारी आबादी तो देश की आबादी की आधा प्रतिशत है, आधा प्रतिशत आबादी है पूरे देश की, लेकिन सेना में योगदान 4% है, यानी कि 8 गुना ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लोगों का वहां पर योगदान है। यह अपने आप में दिखाता है कि ना केवल हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, बल्कि हमारे सैनिकों के कारण इसको वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। पूरे देश के बड़े बड़े राज्यों को जो सम्मान ना मिला हो, वो हिमाचल प्रदेश को गौरव प्राप्त है। 1100 गैलेंट्री अवार्ड्स
हिमाचल प्रदेश को मिले, हिमाचल प्रदेश के सैनिकों को मिले मेरे भाइयों का। और यही नहीं, जब आप रक्षा भवन में कभी जाएं, देश के रक्षा मंत्री जी से कभी किसी को मिलने का अवसर मिले, तो जैसे ही आप गेट के अंदर जाएंगे, पहला चित्र आपको किसी का देखने को मिलता है तो पहले परमवीर चक्र विजेता हिमाचल के सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा का देखने को मिलता है। उस लाइन में जितनी फोटो लगी हैं, गिने चुने परमवीर चक्र विजेताओं में से हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप इस और ये जो टेंट के साथ साथ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं बड़ी बड़ी, एक और तो फौजी भाई घायल भी दिख रहे हैं, फौजी अधिकारी दिख रहे हैं, साथ में प्रेम कुमार धूमल जी और नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। धूमल जी उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। उस समय कारगिल का युद्ध था, लेकिन ये दोनों हिमाचल प्रदेश में नहीं थे, ये बॉर्डर पर जाकर सैनिकों का हालचाल पूछने, कुशल प्रेम पूछने गए थे। जय श्री राम, जय श्री राम। और कहीं ना कहीं आज से नहीं, वर्षों वर्षों से सैनिकों के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी सदा आगे आकर चली है। और इसी कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत भी हुई, सबसे बड़ा बलिदान भी किसी ने दिया तो किसी और ने नहीं, हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने देने का काम किया था। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, 4 को परमवीर चक्र मिला और उन 4 में से भी 2 हिमाचल प्रदेश को मिले, 2 हिमाचल प्रदेश को मिले। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार, जो अब सूबेदार संजय कुमार बने हैं, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कारगिल युद्ध से पहले भी 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, हजारों सैनिक तब भी शहीद हुए। क्या किसी एक सैनिक का भी पार्थिव शरीर उसके परिवार तक पहुंचाया गया? केवल उसका संदूक आता था और कई बार लोटे में अस्थियां आती थी, कई बार तो वो भी नहीं आती थी। कारगिल के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर सैनिक जिसने शहादत हुई है, जिन्होंने अपना योगदान बलिदान दिया है, उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक पहुंचाया जाए, चाहे हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा, तब भी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार लाने का काम। मुझे आज भी याद है, शायद 53 जवान शहीद हुए थे और 53 के परिवारों के पास धूमल जी ने मुख्यमंत्री होते हुए जाकर वहां पर अपना उस परिवार का दुख बांटने का प्रयास भी किया। दूसरी ओर हमने केंद्र में ऐसी भी देखी, जब कांग्रेस की सरकार थी या प्रदेश में भी सरकारें थी, 3-3 महीने तक इनको समय नहीं मिलता था किसी शहीद के परिवार से मिलने का। बाटला हाउस कांड हुआ दिल्ली में, 4 आतंकवादी जिन एमएल शर्मा जी ने मारे, इंस्पेक्टर एमएल शर्मा तो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार के पास कांग्रेस का एक भी नेता नहीं गया। उल्टा जो आतंकवादी मरे थे, उन आतंकवादियों के परिवारों के पास जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई और राहुल गांधी जी उनके परिवारों के पास चाय पीने गए। यह अंतर है 2 पार्टियों में जो स्पष्ट तौर पर नजर आता है। एक, जो भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के साथ बॉर्डर पर भी खड़ी है, अगर शहादत हो जाए तो परिवार के साथ भी खड़ी है मेरे भाई और बहन। कारगिल के युद्ध से पहले किसके परिवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या 20 लाख रुपए मिलता था? अटल जी की सरकार ने वो शुरुआत की।
ताकि उसकी विधवा पत्नी को, बच्चों को सड़कों पर ना पड़े, मां बाप का सहारा भी बने। वो लाखों रुपए पेट्रोल पंप गैस एजेंसी देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू किया था। भाई और बहनों, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही। 10 सालों में हमारी देश की सेना सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी से मांगती रही कि बॉर्डर पर लड़ाई लड़नी होती है, आतंकवादियों से लड़ना होता है, अलगाववादियों से भी लड़ना है, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, आधुनिक हथियार चाहिए, लड़ाकू विमान चाहिए। लेकिन 10 साल तक सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट 1,86,000 चाहिए थी, नहीं खरीदी। लड़ाकू विमान नहीं खरीदे क्योंकि कमीशन नहीं मिल पा रही थी, लेट हो रहा था सब कुछ। जैसे ही मोदी सरकार आई, 1,86,000 नहीं, 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट रिकॉर्ड समय में खरीद कर अपने सैनिकों को देने का काम कर दिया। आधुनिक टैंक, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियार देने का काम भी किया। और राफेल जैसे आधुनिक विमान जो आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं खरीदे थे, वो भी मोदी सरकार ने खरीद कर अपनी सेना को देने का काम कर दिया है। ये जो चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया कि नहीं किया? गलवान वैली में क्या हुआ? भारत की भूमि पर कब्जा करने चले थे। चीन शायद भूल गया, ये 62 का हिंदुस्तान नहीं, ये 2022 का नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है मेरे भाई और बहनों। ये मजबूत सेना उस समय भी थी, लेकिन मजबूत नेतृत्व की कमी थी। आज भारत के पास मजबूत नेता है। हमारी सेना अगर बॉर्डर पर पूरी ताकत के साथ खड़ी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी उस घटना के समय दुनिया का शायद ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बॉर्डर पर जाने की तकलीफ उठाता हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान वैली में अपने सैनिकों के पास गए, भी हौसला अफजाई करने का काम भी किया मेरे भाई और बहनों। और ये दुनिया ने जान लिया, गलवान वैली में जो हुआ, भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब चीन के सेना को देने का काम किया। वापस आंख उठाकर भारतीय सीमा की ओर वो नहीं देखे, ये भारतीय सेना ने करके दिखाया है। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है मेरे भाई और बहनों। आप याद करके देखिए, पिछले 75 वर्षों में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री आया जो हर दीपावली पर देश की सेना के साथ बॉर्डर पर जाता हो। मैं सारे यहां से लेकर अपनी मातृशक्ति से लेकर नीचे तक भाई बहनों से पूछता, कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जो हर दिवाली पर अपने परिवार की बजाय सैनिकों के साथ बॉर्डर पर हो। 75 साल में एक ही आया, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि उसने सेना को अपना परिवार माना है। सेना को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाया है। केवल यही नहीं रुके मोदी जी, 70 साल तक हिंदुस्तान दुनिया भर के देशों से, अमेरिका, रशिया, फ्रांस से लेके यूक्रेन जैसे देशों से हथियार खरीदने का काम करता था। 130 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान आत्मनिर्भर नहीं था, विदेशों पर निर्भर था। लेकिन आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने वो कदम उठाए और कहा कि हम डिफेंस प्रोडक्शन हिंदुस्तान में करेंगे, हम हथियार विदेशों से नहीं खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बनाएंगे। 210 से ज्यादा आइटम्स ऐसी चिन्हित की जो हम दुनिया से नहीं खरीदेंगे, हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे। आज 22 से ज्यादा कारखाने हिंदुस्तान में लग गए और यहां पर हजारों करोड़ का सामान हर वर्ष बनाने की शुरुआत हो गई है।
टैंक से लेकर लड़ाकू विमान से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट आज हिंदुस्तान में बना रहे हैं। जो 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट बनी वो हरियाणा में उसका प्लांट था। आज वो कंपनी कहीं और नहीं, हमारे हिमाचल प्रदेश में आकर अपना प्लांट लगाने की शुरुआत कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगाने की शुरुआत कर रही है। ये सोच बदली, देश बदलेगा। सोच बदलो, देश बदलो। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। भाई और बहनों, इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। हिंदुस्तान वापस लेने की बजाय एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएगा। पर मैं तो कहना चाहता हूं आपको, ये सोच मोदी जी की है। इसी के कारण ही आज हम इतनी बड़ी संख्या में वापस इकट्ठे हो पाए। 24 मार्च 2020 और अब कुछ दिनों में 24 मार्च आने वाली है। 2 साल हो जाएंगे। क्या पिछले 2 सालों में हमें इतना बड़ा जमावड़ा करने का अवसर मिला? आपदा के समय शादियां भी छोटी छोटी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बीमारी, संक्रमण ये बहुत लगातार तेजी के साथ हो रहा था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो विदेशों से वैक्सीन खरीदती और उसमें भी कमीशन ढूंढने का काम करती। यह मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर भारत की सोच। इसके कारण ही अपने वैज्ञानिकों को कहा कि देश में वैक्सीन बनाएंगे। दुनिया भर के देश जो नहीं कर पाए, केवल 4-5 देश ही कर पाए। उसमें एक भारत है जिसने अपने ही देश में 200 करोड़ वैक्सीन बना भी ली और हिंदुस्तान में 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी पूरा कर लिया है। मेरे भाइयों ने, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है वो हाथ खड़ा करें। जिन लोगों ने 2 लगा ली, दोनों ही हाथ खड़े कर दें। और जिन्होंने मुफ्त लगा ली वो ताली बजा दे मोदी जी के लिए। अगर अभी किसी ने पैसे दिए तो वो भी हाथ खड़ा करे। पैसे तो नहीं देने पे खुशी हो। तो ये सोचा 180 करोड़ वैक्सीन लगी। विदेशा च लोकां जो 2-2000 रुपये एक वैक्सीन रा आपू देना पे। जे इत्थे देना पे होंदा तो कितना लग जाता? तो 3,60,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितने जगह चाहिए कि 36,000 करोड़ कितना लगना है? ₹1 नहीं देना पड़ा। इतनी बड़ी आबादी में दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर वाले देश भारत है। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीन भी दी तो 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में राशन देने का काम भी किया है। मेरे भाई और देते हैं, नहीं देते? आऊं उत्तर प्रदेश था तो 15 करोड़ लोग जो मुफ्त च राशन देने का काम किया। 28 करोड़ वैक्सीन लगी देते। इतने तो दुनिया रे 20-30 देश इकट्ठे हो जाओ तानी दी 28 करोड़ वैक्सीन लगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक अच्छा नेता चुना, एक अच्छी सरकार चुनी। फौजी भाइयों, मांग तो धूमल जी 1990 से उठा रहे थे, लेकिन पूरी कब हुई? जब ये दोनों ने, एक मांग उठाने वाले धूमल जी, दूसरी मांग पूरी करने वाले मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी की। कांग्रेस ने टाइम भी आई गल। कांग्रेस ने क्या किया? 2014 में चुनाव से पहले और 2009 में चुनाव से पहले 500 करोड़ रुपए का बजट रख दिया। दित्या कुछ जो रुपया नहीं, रुपया भी नहीं दित्या जी कुछ। 500 करोड़ रुपये का बजट रखे पर दित्या कुछ नहीं। ये 500 करोड़ से काम नहीं चलता। अब तक मोदी सरकार 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन में दे चुकी। ये 55,000 करोड़ वाली तालियां तो नहीं बची तुम्हारी।
वह ओआ पता क्या जय श्री राम जय श्री राम ओआ क्या था लीजिए मांग रखनी हो रुको। जब हमने कुछ मांगना हो तब तो बड़ा उत्साह और जोश होता है क्योंकि ले लेना वहां ताजे मिली जाओ फिर बोले उन तक खाते चाह ही जाए करा। कैप्टन रंजीत जी ने कहा भाई इतना बदी गया हो भाई बदे कुसरा बदे पूर्व सैनिक देते कुने देते मोदी जी ने मांग कुने चक्की तू मल जी ने। भाई और बहनों जो देने वाला है कम से कम यहां से हमीरपुर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक आवाज जाए कि हिमाचल के लोग ना शुक्र नहीं है। याद रखते हैं 1 रैंक 1 पेंशन जो दिया है मोदी जी को जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम धूमल जी को जय श्री राम। भाई और बहनों अनुराग जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आओ भी दस देंगे जिथे भी बड़ी बड़ी रैली हुई कल ते पार्लियामेंट सेशन शुरू होना भी सवेरे मिलना ही आ। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा जहां जहां जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया। उत्तराखंड में कभी वापस सरकार नहीं दोबारा आती थी। गोवा में 10 साल से हमारी सरकार लगातार चल ही रही थी। मणिपुर में 5 साल से हमारी सरकार थी। उत्तर प्रदेश में हमारी 5 साल से सरकार थी। चारों के चारों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मोदी मैजिक फिर एक बार देश में चला है। और जो लोग 2017 में कहते थे कि 2017 में यूपी की सरकार बन गई, अब 2019 में तो मोदी जी की सरकार बनेगी ही। आज वही लोग फिर कह रहे हैं 2022 में यूपी की सरकार बन गई, 24 में भी मोदी ही आएंगे। लेकिन उससे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी आएगा। उसको भी पूरी ताकत के साथ लड़ना है। हमीरपुर की सारी सीटें जितानी है। मैं इतना ही कहूंगा, हम अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़े। विकास के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जयराम जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शानदार काम किया है। चहुमुखी विकास करने का काम किया है, आगे भी करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करने आया, हमारी बजट की जो घोषणा है उसको भी जन जन तक ले जाने का हम सब लोग काम करें। जनता को और जागरूक करें, उनको उसका लाभ पहुंचाने का काम करें, ताकि जो जो लाभार्थी वर्ग है उसको उसका लाभ मिले। मंडल ने शानदार काम इससे पहले किया है। पूर्व सैनिकों ने शानदार आयोजन आज यहां पर किया। मैं सभी पूर्व सेना के अधिकारियों का, पूर्व सैनिकों का, एक्स सर्विसमैन सेल का इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई है आशीर्वाद देने के लिए। मैं सभी माताओं बहनों का विशेष तौर पर बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करता हूं। आपने अपना सारा कामकाज छोड़कर आए। कुछ दिन पहले, अभी एक दिन पहले ही मैं यहां पर था, 8 तारीख को। उस दिन भी 3 दिन पहले महिला सुरक्षा कवच हमने शुरुआत की, ताकि महिलाओं को और सुरक्षा मिले। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर, आधे हिमाचल प्रदेश के लिए महिलाओं को और बेहतर सुरक्षा मिले। मैंने पुलिस कर्मियों के लिए 108 मोटरसाइकिल अपनी ओर से दिए हैं, ताकि और बेहतर सुरक्षा वो महिलाओं को दे। पूरे हिंदुस्तान में इकलौता सांसद ऐसा हूं जिसने करके दिया है। और इससे पहले भी आपदा के समय पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिले को लाखों मास्क, पीपी किट और ऑक्सीजन मास्क से लेकर सैनिटाइजर बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया।
ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट भी लाने का काम किया। करोड़ों रुपए का सामान आपदा के समय आपके आशीर्वाद से मैंने हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का काम किया। भाई और बहनों, आपका और धूमल जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हम आगे और अपना इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। हम सबको आदरणीय धूमल जी को सुनना है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़सर में कार्यक्रम है, मुझे वहां पर भी जाना है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं सभी भाई और बहनों का, सभी व साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस शानदार कार्यक्रम में आप आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।